जय हिंद साथियों, गोरखपुर विश्वविद्यालय पीएचडी एडमिशन का इंटरव्यू का आज चौथा दिन है। सारे प्रोफेसर लोग आज 4 दिन से इंटरव्यू ले रहे हैं और आने वाले 2-3 दिनों तक लगातार इंटरव्यू चलने वाला है। अब कोई भी व्यक्ति जो 4 दिन से लगातार एक ही काम कर रहा हो, तो आप बताइए कि आने वाले 2-3 दिनों में आप में वो क्या देखना चाहेगा? और एक चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, गोरखपुर विश्वविद्यालय ऑन कैंपस का होने के नाते मेरी ये नैतिक ज़िम्मेदारी है कि जहाँ-जहाँ पर जिस-जिस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू हो रहा है, मैं घूम-घूम के बच्चों से मिल रहा हूँ, पूरा दिन मैं मेहनत करता हूँ। इस भरी दोपहरिया में इसलिए मेहनत करता हूँ ताकि पूरे दिन का निचोड़ बच्चों से क्या सवाल पूछा जा रहा है, इंटरव्यू पैनल को कैसे फेस कर रहे हैं, प्रोफ़ेसर लोग अब क्या चाह रहे हैं जब 4 दिन बीत चुका है। ताकि वो सारी जानकारी मैं इकट्ठा करके जब शाम में एक वीडियो बनाऊँ, तो वो एक ऑथेंटिक वीडियो हो और सही समय पर सही चीज़ और सही लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ताकि कल वो गलतियाँ रिपीट ना हो जो आज बच्चों ने किया। और सीख लेना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज हम लोग इस वीडियो में जो बातचीत करने वाले हैं, किन-किन विषयों का आज इंटरव्यू हुआ उसका और कौन से विषयों का इंटरव्यू कल है वो और किन विषयों का इंटरव्यू खत्म हो गया वो भी और आज क्या कुछ नया हुआ है। यकीन मानिए आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें, वो भी आज बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भाई, ज्योग्राफी का इंटरव्यू आज था, कल भी है, परसों भी रहेगा। एग्रीकल्चर का इंटरव्यू खत्म हो गया। आज था। इंग्लिश का इंटरव्यू आज था, कल भी है, परसों भी रहेगा। फिलॉसफी का इंटरव्यू आज खत्म हो गया। हिस्ट्री का इंटरव्यू आज था, कल भी है, परसों भी रहेगा। हिंदी का इंटरव्यू आज था, कल भी है। संस्कृत का इंटरव्यू कल होगा, ठीक? फार्मेसी का इंटरव्यू आज क्लोज़ हो गया, कॉमर्स का क्लोज़ हो गया, विजुअल आर्ट का कल है इंटरव्यू। पॉलिटिकल साइंस का आज इंटरव्यू था, कल भी होगा और परसों भी होगा। सोशियोलॉजी का इंटरव्यू खत्म हो गया है और ज़ूलॉजी का इंटरव्यू आज था और कल भी रहेगा। फिज़िक्स का इंटरव्यू खत्म हो गया और बॉटनी में माइक्रोबायोलॉजी का इंटरव्यू था, आज खत्म हो गया। साइंस वाले बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे, आज साइंस में बहुत बच्चों से मैं मिला, आज कुछ क्या हुआ वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। अब 4 दिन से प्रोफ़ेसर इंटरव्यू ले रहे हैं, 4 दिन से और आगे 2-3 दिनों तक लेते रहेंगे। अब लोग क्या कर रहे हैं, प्रोफ़ेसर लोग पैनल में इवैल्यूएशन कर रहे हैं। मतलब प्रोफ़ेसर लोग अब कंपेयर करना शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सेम है। अब एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट को कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2-3 दिनों में वो लोग चाह रहे थे कि अच्छे-अच्छे बच्चे आएँ, लेकिन जब बच्चे अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि जो बच्चे आए हैं, उसमें कौन बच्चा अच्छा है उसी को छाँट लो, उसी को ले लो। अब वो हर एंगल देख रहे हैं। क्या-क्या एंगल देखेंगे अभी वीडियो क्लास में बताऊँगा। रुके रहना विद्या के संग, स्माइल करके जाओगे। ठीक? अब देखिए भाई रिटन आपने निकाल लिया है। इंटरव्यू में आप आ गए हो, एपीआई का क्या मामला हो रहा है भाई? एपीआई का मामला क्या हो रहा है? आप कहेंगे सर ये यहाँ एपीआई का क्या ज़रूरत है? अरे भाई एपीआई की ज़रूरत है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसके लिए माँगा गया था? आपको क्या लगता है सिर्फ़ ये चेक करने के लिए असली है या नकली? अरे वो तो चेक होगा ही होगा। आपके क्या परसेंटेज रहे हैं? आपका क्या यूजी में, पीजी में, 10th में, 12th में क्या रैंकिंग रही है? देखिए नंबर ये बताता है कि आप कितने मेहनती हैं। इंटरव्यू ये बताता है कि आप मेहनती के साथ-साथ कितना कुछ नया जानते हैं और कितना कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक? अब क्या हो रहा है कि बच्चे बहुत लंबा जवाब दे रहे हैं, आज के इंटरव्यू में हुआ है। आज के इंटरव्यू में क्या हुआ कि बच्चे लंबा-लंबा आंसर कर रहे हैं भाई। आपको मुश्किल से इंटरव्यू में 2 मिनट, 5 मिनट इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। आपको लंबा आंसर देंगे तो प्रोफ़ेसर समझ जाएगा कि चीज़ों का रेक्टिफ़िकेशन कर रखा है या रूट लर्निंग या क्राइमिंग कर रखा है। तो ये सब चीज़ें आज घटित हुई हैं और अब सुनना ध्यान से, ये आपने भी किया है भाई, ये आपने भी किया है ना? ये आपने भी किया है। जैसे 6, 7, 8, 10 लोग बैठे हैं, एक आदमी गया, उससे जो-जो पूछा गया वो आया, "अरे हाँ, क्या-क्या पूछ रहे हैं? अच्छा ये पूछे हैं, और क्या पूछा? और क्या कह रहे थे? और क्या जानना चाहते हैं?" अब उसने वो सारी चीज़ आपको बताई। अब आपने क्या किया, उसी आंसर को कॉपी कर लिया और इंटरव्यू पैनल में गए। प्रोफ़ेसर ये चाहता था कि इस सवाल का जवाब अगला बच्चा एकदम डिफरेंट देगा, अलग देगा, कुछ नया बताएगा। लेकिन बच्चों ने क्या किया, वही कॉपी पेस्ट कर दिया, वही कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इससे भी आप लोगों को बचना है, ठीक? आंसर कॉपी नहीं करना है। और पैनल में कुछ बच्चों ने कहा सर प्लीज़ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं सर? मतलब सर मेरा कर दीजिएगा प्लीज़। मतलब ये सब करने की क्या ज़रूरत है आप बताओ ना? आप क्या करने आए हो? आप इंटरव्यू देने आए हो ना? प्लीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितना तजुर्बा, जितना ज्ञान है, माता-पिता का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, आपके अंदर यदि ईमानदारी है, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता।
इसके लिए आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को जान लीजिए, ठीक? और ये सब चीज़ आप लोग नहीं करेंगे, अगर कर रहे हैं तो करना छोड़ दीजिए। अब कुछ बच्चे अच्छे भी थे, कुछ बच्चे अच्छे भी थे, कुछ बच्चे कैसे थे? अच्छे भी थे, कुछ बच्चे अच्छे भी थे। अब जो बच्चे अच्छे थे, उन्होंने सबसे अच्छा क्या तरीका चुना? बहुत ज़्यादा बोलने के बजाय कम बोलो और सही बोलो, सटीक बोलो। बेटा आपका नाम? गौतम। अपने टॉपिक का नाम बताओ? फला, फला, फला। आपने ये टॉपिक क्यों चुना? बता दिया। अब इन सब चीज़ों को घुमाने-फिराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये चीज़ आपके साथ होने वाला है, ऐसे हाथ ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और ये पैर अलग से बना देंगे, हाथ फिर से बनाना पड़ेगा। समझ गए ना? स्मार्ट बनिए और क्लियर कट चीज़ों को जानिए। स्मार्ट बनने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्मार्ट हो तो अगला वाला व्यक्ति स्मार्ट नहीं है। अगला व्यक्ति स्मार्ट भी है और आपसे ज़्यादा चीज़ों को जान रहा है। ठीक? अब लास्ट और स्टार्टिंग जब भी आप इंटरव्यू पैनल में जाएँगे तो याद रखिए जो शुरुआत का पहला सवाल होगा, उसको आप बहुत बेहतरीन ढंग से बताइए। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, ये बात तो सब जानते होंगे। कहते भाई चेहरे में क्या रखा है यार? आपने जब भी किसी को पहली बार देखा है ना तो चेहरा ही देखा है। बाद में उसका गुण, बाद में उसकी बोली भाषा देखी है। पहले देखा बहुत अच्छी लग रही है यार, बहुत अच्छा लग रहा है यार। बाद में समझ में अरे बोका है यार, मतलब किसी काम लायक नहीं, सिर्फ़ दिखने में ठीक है। इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि जो ये इंटरव्यू का पहला सवाल हो और जब इंटरव्यू से आप निकलने वाले हों और लास्ट में जो सवाल पूछा जाए, उसका आंसर यदि आपने बड़ा अच्छा बताया तो यकीन मानिए अंत भला तो सब भला, मतलब सिलेक्शन हो गया। अब साइंस वाले बच्चे और आर्ट वाले बच्चे ध्यान से सुन लें। बच्चों ने क्या किया है कि रेफ़रेंस बहुत सारी किताबों का नाम दे रखा है। बहुत सारी किताबों का रेफ़रेंस में नाम दे दिया। कुछ तो गूगल से कर लिए, कुछ एआई से, कुछ चैट जीपीटी से, कुछ मेटा एआई से, कुछ गूगल एआई से। गूगल एआई और कुछ व्हाट्सएप एआई के माध्यम से लोगों ने रेफ़रेंस में बहुत बुकों के नाम डाल दिए। आज प्रोफ़ेसर लोगों ने क्या पूछा? अच्छा, इनके बारे में आपने पढ़ा है? हाँ, सर। अभी जैसे मैं आज बच्चों से जब मिला हिंदी में, एक बच्चे से ये पूछा गया कि आपने ये जो रेफ़रेंस लिखा है, क्या इनके बारे में आपने पढ़ा? तो उसने कहा कि सर, ये कबीर के विचारों से प्रभावित थे। फिर सर ने पूछा, ठीक है प्रभावित थे, क्या आपने इसको पढ़ा? बाद में कही नहीं। तो क्या उत्तर देने का ये तरीका सही है कि नहीं? आप बताओ, कमेंट करो। और जैसे एक सवाल ये नॉर्मल पूछा जाता है कि मैं आपसे पूछूँ कि फेल हुए कि पास? आप लोग क्या कहते हो? 1 नंबर से रह गया, बस थोड़ी-सी कसर रह गई। अरे सीधा बताओ फेल हुए कि पास? कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय की अब हर नोटिस पे मेरी पैनी नज़र है और हर चीज़ों को मैं चाहता हूँ ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक? और इसलिए जो साइंस के बच्चे हैं और जो आर्ट के बच्चे हैं, रेफ़रेंस में आप क्या लिखे हो, किनका नाम लिखे हो, उनके बारे में 2-4 चीज़ें आप जानते रहना, पढ़ लेना। और साइंस में क्या हो रहा है, साइंस में आपकी जो एमएससी है, इसके जो आपका सब्जेक्ट है, विषय, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। अभी मुझे 3-4 लड़कियों ने ज़ूलॉजी की, एक कॉमर्स की, कॉमर्स तो ठीक है, मान लो कॉमर्स की, और एक लड़की बॉटनी की मैसेज की थी कि सर आप ज़रूर वीडियो में बता दीजिएगा सर कि पीजी यानी कि एमएससी के जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, उससे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों से मैं एक बार ज़रूर कहूँगा, आप लोग यहाँ तक आ गए, सब कुछ आपको ठीक आता है, लेकिन फिर भी 1-2 बार रिवाइज़ कर लेना मेन-मेन पॉइंट, मेन-मेन चीज़ें। ओके? अब सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी और आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी को देखिए। भाई फाइनल पॉलिश, कहते नहीं पॉलिश लगा रहा है ना? तेल लगा रहा है या मस्का लगा रहा है, चापलूसी कर रहा है, ये सब चीज़ें समझ रहे हो ना? अब फाइनल पॉलिश मारने की ज़रूरत है अपने ज़हन में, अपने विचारों में, अपने टॉपिक पे। आप फाइनल पॉलिश मारेंगे और सिलेक्शन तो भाई सबको चाहिए। भाई जितने लोग इंटरव्यू में आए हैं, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है। हर कोई अच्छे से प्रोफ़ाइल रिसर्च प्रपोज़ल बनाया है। हर कोई अपने आप को चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, वो भी चाहता है मेरा सिलेक्शन हो जाए। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि मान लीजिए मुझे 20 लोग चाहिए, जैसे ज्योग्राफ़ी में 22 लोगों का सिलेक्शन होना है, 22 सीट है, 90 लोगों को बुलाया गया है। अब 90 लोगों से अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो 90 लोग हैं, उसमें से 22 लोगों को छाँट के ले लो, बाकी लोगों को भेज दो। तो आप कैसे छाँटेंगे? छाँटने का 3 तरीका आप लोग सीख लीजिए। पहला तो ये देखेंगे भाई कौन-सा ऐसा लड़का या लड़की है जो जेआरएफ पास है। क्यों? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि मेरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जेआरएफ वाले बच्चे पीएचडी करें। हर प्रोफ़ेसर चाहता है मेरे अंडर सबसे ज़्यादा जेआरएफ वाले बच्चे पीएचडी करें। क्यों? क्योंकि इससे
यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ती है, इससे प्रोफ़ेसर का प्रमोशन बहुत तेज़ होता है, उसकी अपनी वैल्यू खुद की बढ़ती है। क्योंकि जो जेआरएफ वाले बच्चे होते हैं, उनका सिलेक्शन भी बहुत जल्दी होता है। अरे! मेरा भी बच्चा था ना, वो हरियाणा में प्रोफ़ेसर हो गया, मेरा बच्चा था ना, झारखंड में प्रोफ़ेसर हो गया। और कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं, हमारे विभाग के तो बच्चे हर राज्य में हैं, कहीं जाते हैं तो हमारे बच्चे ज़रूर मिल जाते हैं। अरे! कौन नहीं चाहता भाई, हर कोई चाहता है। तो पहला तो तरीका ये है कि जिसके पास जेआरएफ है, उसका तो ऑलमोस्ट सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन उसके पास ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि आपका जेआरएफ है, तो आपका हो जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन खराब गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपने रिसर्च प्रपोज़ल खराब बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, आपने सही क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया लेकिन मेरे पास जेआरएफ है, मेरा तो हो ही जाएगा। इस एटीट्यूड में ना रहना, आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा। और जो नेट वाले हैं और जो कैंपस के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी भी ये जानती है कि अपने कैंपस के बच्चों को लेना ज़रूरी है। अगर कैंपस के बच्चे कैंपस में पीएचडी नहीं करेंगे तो बेइज़्ज़ती वाली बात है ना यार। अरे भाई घर का आदमी, घर ही में इज़्ज़त ना हो, तो फिर क्या मतलब है यार? फिर उसके बाद फिर देखेंगे जो रेट पास हैं, जो पीएचडी पास हैं, तो उनसे टीचर का एडिशनल चीज़ें उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा अगर मान लीजिए सिर्फ़ पीएचडी पास है या ओनली रेट किया है, एमए कर लिया है, तो उससे उम्मीद प्रोफ़ेसर ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं ये रिसर्च प्रपोज़ल बहुत अच्छा बनाए, इसका प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा जाए, तभी हम उसको ले पाएँगे, तभी हम उसको कह पाएँगे बेटा आपका सिलेक्शन तो हम कर लेंगे, आप हमारे अंडर रहना, आप हमसे कहना। ये सारी चीज़ें हो पाती हैं, इसलिए आप लोगों से मैं ये बार-बार कहता हूँ, जहाँ पे आपकी कमज़ोरी है, क्या चीज़ आप प्लस में कर सकते हो, उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग रखिए, तभी काम होने वाला है। दिन भर दौड़ता हूँ, अभी भी देखिए वीडियो बना रहा हूँ, पसीने छूट रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ओनली रेट और पीएचडी वाले हैं, मैंने हर साइंस वाले में क्या है कि बहुत कम बच्चे हैं जिनका सीएसआईआर नेट पास है। ऑलमोस्ट सबने एमएससी करके आए, सबने एमएससी, सबने एमएससी, सबने एमएससी करके आए। आर्ट फैकल्टी में क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा जो संख्या रही है वो नेट की रही है। सबसे ज़्यादा संख्या जो रही है नेट की और उसके बाद रेट की और सबसे कम संख्या रही है जेआरएफ वालों की। अब जेआरएफ वालों का तो होना है, नेट वालों का भी होना है और रेट वालों को भी होना है। तो रेट वाले क्या करेंगे? जिनके पास सिर्फ़ मास्टर डिग्री और कुछ है ही नहीं, वो लोग अपना रिसर्च प्रपोज़ल बहुत अच्छा बनाएँगे, अपना ड्रेस सेंस बहुत अच्छा रखेंगे, इंटरव्यू पैनल में बहुत अच्छे सलीके से पेश आएँगे, अपना ओवरऑल कॉन्फिडेंस, ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस जो है, वो बेस्ट देंगे। याद रखिए जिनका जेआरएफ हो गया है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो टॉप के बच्चे हैं, उनको सब कुछ आता है। अरे कुछ निहंगम बच्चे इतने अच्छे हैं कि जेआरएफ नहीं हो पा रहा लेकिन सब कुछ पता है और कुछ खराब बच्चे इतने हैं कि जेआरएफ हो गया लेकिन बोलने का तरीके नहीं मालूम है। इसका क्या कर सकता है? तो आज की इस वीडियो में मेरा बताने का बस उद्देश्य हर दिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि चीज़ें रिपीट ना हों। हर दिन मैं चाहता हूँ कि कुछ नया बताऊँ आपको और कल का जब वीडियो आएगा तो यकीन मानिए कुछ मैं नया और बता रहा हूँगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। उम्मीद करता हूँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है। यकीन मानिए अब गोरखपुर विश्वविद्यालय की ज़िम्मेदारी मैं एक तरह से ले रहा हूँ नोटिफ़िकेशन की ज़िम्मेदारी कि आपको सब जानकारी सही तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पे हमेशा देता रहूँगा। आप लोगों की बस ज़िम्मेदारी है व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। और हाँ, जिसको रिसर्च प्रपोज़ल बनवाना है या दिखवाना है या चेंज करवाना है इस नंबर पे संपर्क करें। इस नंबर पे संपर्क करें 94 73 70 31 66। रिसर्च प्रपोज़ल बनवाना है, रिसर्च प्रपोज़ल दिखाना है, पीपीटी बनाना है, पीपीटी दिखाना है या चाहते हो कि सर मैं साइंस का हूँ, आर्ट का हूँ या फिर याद रखिए आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में किसी भी सब्जेक्ट के हों, आपका रिसर्च प्रपोज़ल बनाने की मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है। मैं सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूँ, मेरा 3 बार नेट है, 2 बार जेआरएफ है, ऑल इंडिया रैंक 15 के साथ। ये बात मैं इसलिए नहीं कहता कि थोड़ा-सा एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि अरे पास हैं 3 बार, 2 बार जेआरएफ, ऑल इंडिया रैंक बताते रहते। बस ये चाहता हूँ आपको कुछ मोटिवेशन मिले, चीज़ें कुछ आपको सीखने को मिले और आपको ये लगे कि जो व्यक्ति बता रहा है, वो खुद पीएचडी कर रहा है, वो खुद जेआरएफ है, वो खुद नेट है और यकीन मानिए जो व्यक्ति जिस रास्ते पे चला होता है ना, उससे बढ़िया चीज़ कोई बता नहीं सकता, याद रखना। मैं खुद इस रास्ते से गुज़रा हूँ, तो मैं आपको इसीलिए बेहतर तरीके से बता पा रहा हूँ। जिस दिन आप गुज़रोगे, आप भी मुझसे बेहतर बताओगे आप। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।